हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया है, तो उसका सबका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। घटना चक्र का सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से करिए। जल्दी से जल्दी आपका सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, आप उसका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप आरओ की एग्जाम दे रहे हैं जो कि अभी नज़दीक है, उसके बाद ईपीपीसीएस या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर 1990 से लेकर 2023 तक के बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, साथ में नोट्स है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे सतत आर्थिक विकास के बारे में। एक मिनट। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। ये अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पाल इलरिच ने अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन बम प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। तो सतत विकास का अर्थ परिभाषा है। तो अस्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना है और उसके उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन संसाधन सुरक्षित रखना है। ये सतत विकास है। सतत विकास के उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो इसमें है सतत विकास के कुछ दूरगामी व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु एक ऐसा पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया। तो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो वह है नीति आयोग। भारत का 2016 में सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान था? मतलब पहले का है तो 110 था, ठीक है। और 122 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 121 है। और सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो उस टाइम का न्यूज है, अभी आप याद कर रखिए। 2022 का 121। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 जारी रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? तो उसमें किया गया था अच्छा प्रदर्शन में, मतलब परफॉर्मर में। तो अभी क्या है, 2021 में जारी एसडीजी इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार इन राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल पुनः शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश नीचे के 5 राज्यों में बॉटम 4 स्टेट में है। ये भी परफॉर्मेंस की पोजीशन में है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के 5 राज्यों में शामिल है? तो वो है गुजरात। तो नीति आयोग द्वारा जारी इसका शीर्षक पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन में सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर, हिमाचल दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे और गोवा 5वें स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह है केरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो वह है गुजरात नहीं है। तो 5 राज्य में शामिल गुजरात नहीं है। नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्यों की ओर होने वाली इस प्रगति को संकलित करता है। राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इन समेकित सूचकांक के आधार पर इनमें से कौन सा एक अग्रणी राज्य है? तो प्रश्न में विकल्प जो दिए गए हैं उसमें संबंधित राज्य का उल्लेख, संबंधित वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है और उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसलिए आयतन स्थिति हेतु उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो ये जो है डेट पूछा नहीं है, तो इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल है। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 21-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर था? तो था इंदौर। तो ROE 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 के सभी के लिए पानी की उपलब्धता इसके साथ प्रबंधन को लक्षित करता है? तो वह है एसडीजी गोल 6। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे कि रोम में अकादमी यहाँ डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक में क्लब ऑफ रोम्स का विकास हुआ। मीडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन अवक्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी अगले 100 वर्षों में। अगला है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का है? तो इसका आकार उल्टा यू की आकार का है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कथन कारण। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की योग्यता के प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसमें दोनों सही है और कथन का कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत इनमें से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो है संपोषणी विकास की। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा है? तो वह जुड़ा है धारण क्षमता से। सतत विकास का आधार क्या है? तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट है अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीय संवेदनशीलता की घटना है? तो वह प्राकृतिक संसाधनों के। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? तो उससे अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की आर्थिक विकास। नेक्स्ट है नीमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। नीमराड़ा जो है राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित अवस्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित हैं। पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण पर प्रबंध करना। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो किया है नॉर्वे के साथ। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? तो जाना जाएगा समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर पर। यहाँ पर देख लीजिए आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्यवस्था उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में वृद्धि होती है। गोचर धन का संचय हो पाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो ये जो होगा दूसरा और चौथा सही है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है और अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो कौशल विकास योजना बढ़ाती है क्या? मानव पूंजी को, स्किल डेवलपमेंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? तो वो होता है सिंचाई। तो शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि में मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। अतः स्पष्ट है कि सिंचाई का मानव पूंजी के निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है क्या? तो ये करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, कुशलता में विकास, सभी के सभी। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह रहा है सिंगापुर। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता। तो सभी के सभी है। निम्न में से किसी एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? तो नहीं की जाती राष्ट्रीय आय की उचित दर से। इससे नहीं होता ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। ये तो नहीं आएगा समावेशी विकास में। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठन करना, ये होगा। जन स्वास्थ्य सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण, ये भी होगा। तो 2, 3, 4 होगा। तो सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? पहला है स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना।
तो ये सही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, तो सभी के सभी होंगे। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011-12 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी। अगला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। भारत आज भी कृषि के क्षेत्र में रोजगार का आधार योगदान देता है। कुल कार्यबल का लगभग 54.6% 2011 की आंकड़ा की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार। सकल मूल्यवर्धन जीबीए में लगभग 19% तथा वर्ष 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 16.3% इस तरह से करता है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारत में भूमि सुधार स्वतंत्रता के बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है कई बार। भारत में जोतों का विवरण कृषि संगणना 2015-16 का है। सीमांत 2 जोत जो होते हैं 1 हेक्टेयर 68.45%, लघु जोत जो है 1-2 हेक्टेयर जिसके पास होता है 17.62 और मध्यम जोत 13.35% और बृहत्तम जोत जो होते हैं 0.57। तो भारत में भूमि सुधार स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने तथा किसानों के हितों को संरक्षित करके उन्हें कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाकर भूमि का सुधार करना। उद्देश्य और माध्यम वर्गों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन। हरित क्रांति। हरित क्रांति तो आप पहले पढ़ चुके हैं। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र विश्व वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। तो प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि का जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया और 1966-67 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणी बनाने तो कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहाँ संभवतः तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसमें दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया गया। कृषि वित्त और कृषि वित्त के स्रोत, संस्थागत स्रोत वगैरह देख लीजिए इसको। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में शुरू हुई। इन बैंकों में 50% पूंजी के सरकार की और 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकार की लगी होती है। ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होती है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार विगत कई वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, जो कि फसल और पशुधन उत्पादन में वृद्धि, मूल्य संवर्धन और माध्यम से किसानों को प्रतिलाभ की निश्चितता सुनिश्चित करना, फसल को बढ़ावा देना और कृषि अवसंरचना के कोष को माध्यम से कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना, बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दी गई प्रेरणा के माध्यम से विविधीकरण, बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना सरकार द्वारा किए गए उपायों में से हुआ है। तो ये सब है, बाकी बहुत सारे आंकड़े हैं। पूरा बजट ही दे दिया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को तो ये आज ही तो है। आज मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्न से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है कृषि उपज व्यापार एक वाणिज्यिक संवर्धन का सरलीकरण विधेयक 2020 सितंबर 2020 में पारित तथा 2021 में निरस्त कर दिया गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम भी उत्पादों को सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। यह विधेयक राज्यों की सूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकार नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई खर्च भी वहन नहीं करना होगा। विधेयक किसानों में ई ट्रेनिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। नीचे दिए गए कथन है जिनमें से एक कथन ए है तथा दूसरा कथन आर है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
और बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई द्वारा ग्रामीण विकास की चतुर्दिक केंद्रित है, तो दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो कृषि है। शिकार करना, मछली पकड़ना ये नहीं है। जेनेटिक उद्योग में वे उद्योग आते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से कि निश्चित प्रजाति के पौधों तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें खाद्यान्नों का निर्यात ये नहीं है। खाद्यान्नों का विवरण, खरीद और बफर स्टॉक रख रखाव ये सब है। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो कर रही थी सभी के सभी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायिकाएं किया, तो सब्सिडी जिसे बोलते हैं, तो सभी के सभी ने। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? तो सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, और ये तो नहीं होगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण ये होगा। सामाजिक पूंजी का विकास ये भी होगा। और कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति ये नहीं होगा। बैंकिंग प्रणाली के द्वारा कृषि ऋण की माफी माफी तो नहीं देनी चाहिए, कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना ये होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के बाद की अवधि में कृषि में सार्वजनिक निजी पूंजी निर्माण में फार्म सेक्टर की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान किया। प्रारंभ में कृषि विकास से मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था। कृषि आधारभूत संरचना, जिसमें सड़कें, सिंचाई, अनुसंधान तथा विकास है, विस्तार सेवाएं हैं, बाजार और भंडारण सुविधाएं आदि का विकास है। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई? तो शुरू हुई थी, इनमें से कोई तारीख नहीं है। देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दी जाने की योजना कार्य एक सुविधाजनक कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र से 100% सहायता के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ किया गया। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित आय सहायता करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा, जिसमें उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्राप्त होने से पूर्व उन्हें संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। यहाँ यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों और चंगुल से पड़ने में बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धति में आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके सम्मानजनक जीवन यापन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी। यह पात्र किसान परिवारों को यह लाभ इस तिथि के पश्चात की अवधि को दे होगी। पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 से निश्चित की गई, अर्थात स्थित भू अधिकारों के आधार पर मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के क्रियान्वित के क्या लाभ हैं? तो यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं है? तो चरण सिंह वो नहीं है। तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू की सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते, अतः चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता। बुलेट कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। अगला है अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो काश्तकारी ये तो है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये है। बहुफसली योजना नहीं है। भारत में आजादी के बाद ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकता सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरित बनाने हेतु अपनाया गया? तो था मध्यस्थों की समाप्ति, जोतों की हदबंदी और भू अधिति सुधार। तो सभी के सभी। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा। तो सभी के सभी सही है। भारत में सीमांत भूमि कृषि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है।
तो कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार 1-2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2-4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4-10 हेक्टेयर तथा बृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक होता है। भारत में सकल जोतों का 68.45%, जीमांत जोतों का 17.62%, लघु जोतों का 9.56%, अर्ध जोतों का 3.8% होता है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है? वो लघु कृषक जाना जाता है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? न्यूनतम से द्वितीय। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारक है? तो है ग्रामीण निर्धनता। तो मिलान करना है, बड़े सीमांतों की आवंटित भूमि को क्या कहा जाता है? जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी की जागीरदारी अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जमींदारी प्रणाली। उप किराएदार पर देने वाली गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी। और ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्तों को महलवाड़ी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी हो गया। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो उदाहरण पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश क्या है? तो 15% है। और भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो इसमें जो है लगभग 19%, 18% 17% मान सकते हैं, इतने नियर अबाउट है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2013-12 के अनुसार 2011-12, तो इसमें अभी तो 18.3% के नियर अबाउट है। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, तो ये ऑप्शन गलत है। ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत के सकल घरेलू कृषि संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो वह लगभग 15% था उस टाइम का। भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या घट रहा है? और आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना है? निरंतर कम होता जा रहा है। फिर है कृषि जनगणना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें सही क्या है? लघु और सीमांत किसान कुछ किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। राज्य भर कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राज्य भर कुल जोतों गई भूमि क्षेत्र के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो कौन सही है? तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। एनएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति या आंकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं और केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों में यह सूचना दी जाती है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो यह है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8%। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। और निम्नलिखित में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो वह कहाँ पर है? तो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। तो भारत सरकार 2000 आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में संदर्भ में कपास की औसत उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है, उसके बाद राजस्थान में है, फिर दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो इसमें आंध्र प्रदेश मान सकते हैं। भारत की काली मिट्टी के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किसके लिए? कपास की फसल के लिए होती है। चतुर्थ अग्रिम ये यहाँ है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना? तो वो है 109.5 मिलियन टन था। अगला है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों के अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार है। और फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन राज्यों के ऊपर में सही आरोही क्रम क्या है? तो पहले आंध्र प्रदेश होगा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है? तो ताज निकलने की अवस्था।
भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत क्षेत्र शुद्ध क्षेत्र है लगभग कितने हैं? तो वह 14 करोड़ है हेक्टेयर। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? तो 135% है। इनमें से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि पर ऋणात्मक रही है? तो वह है 4-5 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि अनुसंधान क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही? तो वो 14-15 में। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो हो गई थी 2002-3 में। 1997 और 98 में भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है, तो वह 1%। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो वह किया तीसरी में। और भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग निर्भरता प्राप्त हो गई है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है, तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की। प्रत्येक परिवार को अंतः स्टॉक उपलब्ध नहीं है। और खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। तो इसका डी होगा, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उससे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। पीडीएस के संदर्भ में 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रण की सपोर्ट के अनुसार 1992 और 93 में 98-99 में खाद्यान्न पर किए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई। कितना? 3 गुने से अधिक। निम्नलिखित में से विश्व सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह देश है चीन। 2015-16 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग कितनी? तो 12 लाख टन थी। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो वह है भिंडी की। तो आम है, आम की तरह आम है उत्तर प्रदेश का। लीची, लीची कहाँ पे होता है ज्यादा? तो वो होता है बिहार में, और नारियल केरल में, और सेब जम्मू कश्मीर में। तो हो गया ऑप्शन सी। फिर है, फिर ये भी देखना है कौन सा सही नहीं है। रबड़ थाईलैंड सही है, कहवा मंगोलिया। तो कहवा कहाँ पर है? कहवा ब्राजील में होता है, ना कि मंगोलिया में। जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील। ये देखना है, निम्नलिखित काफी उत्पादक देशों को उनके काफी उत्पादन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। तो क्या होगा? तो हो जाएगा पहले ब्राजील, फिर होगा आपका वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। तो प्रश्न काल में देख लीजिए। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। तो भारत में कृषि जिन्सों के निर्यात की श्रेणी क्या है? तो वह है परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, और परंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, सभी के सभी होंगे इसमें। अगला है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो सबका वनस्पति तेल का रहा है। फिर है, ये दलहन तिलहन का आंकड़े देख लीजिए 2020-21 का भी नए आंकड़े अब देखिएगा। निम्नलिखित में से दलहन में से किसमें 15-16 में सर्वाधिक आयात किया गया? तो वह है मसूर का, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो है बासमती चावल। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो वह है चावल। फिर है, मूल्य के संदर्भ में 1997, 98, 99, 2000 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया है? तो वह समुद्री उत्पाद का। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, वो थी 3%। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन है? तो अल्फांजो। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांजो या अल्फांसो है। भारत में इसका उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है। भारत से विदेशी बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो है अल्फांसो। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, और सरकार विशेष स्थिति पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। गलत है, पहला सही है। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से 43%। नेक्स्ट है 69। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अच्छा, दोनों के दोनों सही है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है?
वह है चीन। और शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन-सा है? वह है कर्नाटक। निम्न में से कौन-सा राज्य एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो उपरोक्त विकल्प में सभी विकल्प उपाय कृषि के उत्पादकता बढ़ाएँगे। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज और कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग सभी के सभी होंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो वह सहकारी कृषि नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व किसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो जाना जाता है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, तो सभी के सभी होंगे। भारत में आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन में संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? तो हो जाएगा जीडीपी प्रति व्यक्ति है 37,000 रुपए और चावल एक तो उस टाइम का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। तीसरा, तो अभी नए आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है? तो लगभग देता है 55%। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। और भारत श्रमिक बल में प्राय कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है? तो वह निर्भर है 65%। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार नकदी फसल नहीं है, जूट, मूंगफली, गन्ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन है। और खाद्य नकदी फसलें तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों, रेशेदार में कपास, जूट, मेस्ता। और बागानी में चाय, काफी, रबड़ है। और अन्य में गन्ना, तंबाकू, आलू है। तो विशेष कृषि एवं खाद्य ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी जो 1992 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ही नहीं है। तो इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी, तो ये सही है। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो वह है 0%, 0% राज्य का और केंद्र का 100%। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो है कृषि अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया है। कृषि यंत्र प्रयोगशाला है और उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, ये सब है। पी सेन गुप्ता और जी सदायुक्त ने भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा था? तो उन्होंने 60 लघु क्षेत्रों में बांटा था, 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों में और 4 सम क्षेत्रों में, और इस तरह से बांटा था उन्होंने। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा विभक्त किया, वह संख्या कितनी है? तो वो उन्होंने 15 में बांटा था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो वो किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था मई 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? तो है उत्तर प्रदेश। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। कृषि श्रमिक सामाजिक समूह योजना उपलब्ध कराती है क्या? पेंशन तथा बीमा लाभ। और लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी, यह आरंभ की थी 1971 में। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? 67% जनता को कानूनी सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे, ये सही है। 75% ग्रामीण जनसंख्या को 50%, शहरी जनसंख्या को आच्छादित है, ये भी सही है। कि इनके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन पैकिंग भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करती है, ये गलत है। और तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा, ये भी सही है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधीन बनाए गए और उपबंधों के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, केवल यही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न ले पात्रता है जो गरीब रेखा से नीचे बीपीएल की श्रेणी में थे, तो गलत है। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला राशन कार्ड निर्गत किए जाने पर प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी, ये सही है।
तो ये गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उनके 6 महीने तक प्रतिदिन 16,000 कैलोरी राशन घर से ले जाने के लिए हकदार है। तो ये गलत है। ऑप्शन हो गया बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रथम प्रारंभ की? तो की थी दिल्ली ने। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण का रोकथाम अधिनियम 1954 में प्रतिस्थापित किया। सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेश के प्रभार है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो उच्च उत्पादन किस्म के बीजों का वितरण सही है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन ये भी सही। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना है गलत है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित है? दलहन, चावल, गेहूं, मोटे अनाज। तो प्रश्न काल में डी सही उत्तर था, जबकि वर्तमान में सभी के सभी फसल इसमें इंक्लूड है। और भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 2007-8 की रबी फसल से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो चावल, गेहूं, दाल सबके लिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो चावल, गेहूं, धान सभी है। निम्नलिखित में इस फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के? गेहूं, चावल, दलहन, मोटे अनाज सभी है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो चावल, तिलहन तो सभी के सभी सम्मिलित हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके इसलिए। ऑपरेशन फ्लड निम्न से किस संबंधित है? तो वह है दुग्ध आपूर्ति से। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किन राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटती क्रम में सजाएं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा था। अभी देख लीजिए क्या है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? भैंस, भदावरी, गाय, सिंधी बकरी, जमुनापरी, भेड़ जो है थार पराकर। तो ये गाय की नस्ल ना कि भेड़ की। भारत सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्या है? प्राकृतिक अंतःस्थलीय। और ये कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है चीन। यहाँ है। अगला है नीली क्रांति संबंधित किससे है? तो मत्स्य से है। निम्न से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है? तो वह है मत्स्य पालन से। और हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक, पीली क्रांति लहन और लाल क्रांति मांस टमाटर। काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति कच्चा तेल के उत्पादन संबंधित है। ये सब आप एनवायरमेंट में भी पढ़े हैं। पीत क्रांति संबंधित उत्पादन किससे? तिलहन से है। पीली क्रांति किससे है? वो तोरिया सरसों उत्पादन से है। तो गोल्डन क्रांति है बागवानी से। और ग्रे क्रांति जो है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। और पीली क्रांति सरसों तिलहन उत्पादन से, काली ब्लैक पेट्रोलियम से। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? तो पंतनगर है। और भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से इनमें संबंधित नहीं था। कौन नहीं संबंधित थे? रफी अहमद किदवई नहीं थे सम्मिलित। निम्नलिखित में से बाकी सब थे? एम एस स्वामीनाथन थे, सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, ये सब देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो वह होगा बीज उर्वरक जल तकनीकी। 1950-90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया। फिर भी यह अर्थ आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसके हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही, ये सही है। गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक है, ये भी सही है। और मोटे अनाज की तुलना में गेहूं और धान अत्यधिक बल दिया जाएगा, ये भी सही है। तो और हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, ये भी सही। तो ऑप्शन हो गया ए। और हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति सम्मिलित नहीं है। कृषि में विदेशी मुद्राओं के सीधे निवेश को प्रोत्साहन देना, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी है ये सब। फसल चक्र अभियान में क्षति से कम करना और फसलों के भंडारण में सुधार करना। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि
करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है तो जैविक खेती है। अगला है राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सिंचित योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन, बैंकों का समर्थन मानना और कृषि भूमि में उर्वरक के अति उपयोग को रोकना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केवल तीसरा। गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो होगा, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्दिष्ट करना है और एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत सिंचाई रीति मूल्यवर्धन तकनीकी को निर्देशित करना, ये भी है। और दूसरा है इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता, ये भी सही है। तो ऑप्शन ये से होगा, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषक आवश्यकता निवास हेतु लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क प्रदान करना, ये गलत है। अगला है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया वर्ष कौन सा? 1974 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इस योजना के अंतर्गत किसको को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करनी हो तो 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना, ये गलत है। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा में होने वाली कटाई के उपरांत घाटे का बीमाकृत करती है, तो ये दूसरा सही है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में। ठीक है, तो ये यहीं पर खत्म होता है कृषि। अरे अभी और है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, यह 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष स्टार्ट की गई? तो 1999 से 2000 के मध्य। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया? तो वो किया गया 2004-05 में। और है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी तो वो कर्नाटक से। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह योजना 2007 के दौरान, तो ये गलत है, ये 2004 में शुरू हुई, तो पहला सही है। फसल बीमा निम्नलिखित में किसके एकाधिकार में है? तो वह एकाधिकार में नेशनल अथॉरिटी IPL, तो देख लेते हैं। तो ये भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने तो भारतीय कृषि बीमा निर्दिष्ट संस्था है जिसमें पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजना क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि की क्षेत्र व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में भारत सरकार ने 2 दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। अगला है भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई, सही है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है, ये भी सही है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। और नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से, तो मत्स्य उत्पादन से पहले ही गलत हो गया, तो ऑप्शन हो डी। अगला है हरियाली योजना संबंधित है तो जल प्रबंधन से है। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वह है जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के संवर्धन से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है वह है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त कर तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो किया गया 2008 में। और अगला है 200 करोड़ कुल धनराशि कार्पस का जल विभाजक फंड स्थापित किया गया। चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रांट आधारित परियोजना हेतु 2/3 धनराशि दी जाती है, तो गलत है, दूसरा सही है। तो पढ़ लीजिए, ये पहले का है। भारत सरकार द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो किया गया 2011-12 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी के सभी सही हैं। 1 मिनट 2015 में हर घर खेत पानी के साथ प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरुआत की गई थी। ऊपर इसमें से कोई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी तो विश्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई कार्यक्रम 1996-97 में स्टार्ट हुई, तो 1974 और 75 में सिंचाई संभवतः दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था।
ये सही है। और ये 96-97 में गरीब किसान त्वरित लाभ कार्यक्रम 1996-97 में राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें लिखा है सहायता उपलब्ध कराने गरीब किसानों के लिए, तो गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है सूरज धारा योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है बीज अदला बदली से। जून 2018 में भारत की महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की, तो वो इसमें जो है 2020 में प्रभावित हुआ। इसमें 1 मिनट, तो इसका आंसर होगा जुलाई 2015 में हर खेत को पानी आदर्श विभाग के साथ क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि योजना का विकल्प सभी कार्यों को शामिल किया गया। मतलब ये जल निकाय की मरम्मत, नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जलभूत का पुनर्भरण, वृद्धि और वर्षा संचयी संरचनाओं का निर्माण। अगला नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई, तो विश्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और त्वरित सिंचाई का लाभ 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया। 1975 तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है शायद, तो ऑप्शन बी क्यों है बताया था। सूरज धारा ये भी तो हो चुका है भाई, आगे थे क्या हम। हाँ, तो जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की, तो इसमें से नहीं है क्योंकि इसमें 400 मिलियन देख लीजिए जितना हो। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम योजना उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है, तो वह विश्व बैंक। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं, तो वो जलधारा योजना है। अगला है निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो वह है उत्तर प्रदेश। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ पे है, तो वह है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई, तो वह 2017 में। NAFED संबंधित है कृषि विपणन से। और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है, तो वह है नाफेड। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, तो वह है इफको। इफको नहीं है, बाकी सब है। भारत में कृषि उत्पादकता के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो वह राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है, तो कौन विनियमित करता है, तो वो करता है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए की। और कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ में वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वह हो जाएगी कृषि विज्ञान प्रणाली, और हो जाएगी प्रयोगशाला के खेत के कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, और ये राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो वह है वाराणसी में। केंद्रीय केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है मैसूर में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है तो लीमा पेरू में। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 प्रारंभ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। उचित और लाभकारी मूल्य निम्न से किस फसल से संबंधित है, तो है गन्ना से। और है एक मिनट, चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का संबंधित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। और अगला है तो वो केंद्र सरकार नहीं करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं, तो ये सही है। केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्यों का निर्धारण करती है। गन्ने की उचित एवं लाभकारी कीमत को निर्धारित निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है, तो वह करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैं ये है दोनों के दोनों गलत दिए गए हैं। यहाँ पर कृषि लागत एवं मूल्य जो सीएसीपी द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें देख लीजिए। और
कृषि और लागत आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन एमएसपी के लिए फसलें कौन सी हैं? अनाज में है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी और जौ। और दालें में चना, तूर, अरहर, मूंग, अड़द, मसूर है। और तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, मस्टर्ड, सूर्यमुखी बीज, सोयाबीन, सीसम, कुसुम और ये सब जो भी हैं 24 फसलें हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत उद्योग ने 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया, तो 32 नहीं 22 फसलों के लिए है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खुदरा सुरक्षा मिशन आरंभ किया, तो ये गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चावल, गेहूं और दालों के लिए उत्पादन की वृद्धि देती है। सुपारी, काफी, रागी, मूंगफली ये सब क्या है? उपरोक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है? तो वो की है मतलब जौ की और रागी की और मूंगफली की और तिल की। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है वर्ष 1997-98 के बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो C2 लागत से अधिक है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है कृषि लागत या मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी 1965 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है ये कृषि लागत या मूल्य आयोग। अगला है निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो वह कृषि लागत एवं कीमत आयोग। गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्न के समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन देता है? तो वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? कृषि लागत का स्थिरीकरण और सही है। और कृषकों के लिए सार्थक एवं वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित करना, ये भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं का आवश्यक कृषि पर उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उन्हें हितों की रक्षा करना, ये भी सही है। कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना, ये नहीं है। तो अगला है समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। यह करती है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण और कृषकों के प्रेरणादायक मूल्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडार, तो सभी के सभी होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में इन कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा ये बाजार मूल्य द्वारा यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे, गलत है। यह किसानों को पैदावार के लिए न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य सुनिश्चित करेगा, ये सही है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता देगा, ये भी सही है। तो ये दूसरा तीसरा सही, किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वो अपनी पैदावार का ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं, गलत है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य ये 1350 क्विंटल था। 4 जुलाई 2018 में धान प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य के दौरान कितना था? तो 1750। अगला है भारत के किस राज्य में हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में निर्धारण का फैसला किया गया? तो केरल में। मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 में कितना था? तो 900 था। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय घोषित करती है तो वह है अधिप्राप्ति। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के लिए निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे कौन सी हैं? वे हैं वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो सोयाबीन नहीं है, तंबाकू, कपास, रबर है। और संघ सरकार 2011-12 बजट में किसानों के लिए ऋण का कितना प्रतिशत था? तो 4%। अभी कितना है? 3 लाख रुपए है जो कि 1.5% ब्याज अनुदान उधार देने वाली संस्था। तो किसी अ, किसी फार किसी फार्म के चल लागत मुजी निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो उसमें शामिल नहीं भू राजस्व। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुदान नहीं देता है? तो निजी धन उधार देने का प्रचलन। निम्नलिखित में से कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? तो है व्यक्ति उद्देश्य उत्पादकता का नियोजन, सभी के सभी। भारत में कौन कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो वह इनमें से कोई नहीं है। इसमें देख ली सहकारी समितियां, बैंक, व्यापारिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार है। और महाजन तथा साहूकार संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी और जमींदार अतिथि हैं, ये सब है। किसानों को उनकी अल्पावधि दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में सम्मिलित क्या है? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यवसायिक बैंक और आरबीएस और गैर सरकारी उधारदाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं केंद्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, तो ये गलत है। और डीसीसीबी एक एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों की निधि उपलब्ध कराता है, तो ये दूसरा सही है। अगला है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है वह भूमि विकास बैंक द्वारा। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है वाणिज्यिक बैंक। तो अगला है भारत में कृषि साख के संस्थान स्रोत निम्न है, तो वो है पहले हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, फिर आपका होगा सहकारी बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन हो गया डी। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबंध गतिविधियों के ऋण वितरण से सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो वह है वाणिज्यिक बैंकों की। हाल के वर्षों में निम्नलिखित कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है कौन, तो विदेशी निजी बैंक। अगला है भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में क्या साख लक्ष्य रखा गया, तो 15 लाख करोड़ का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, तो कराया जाता है फार्म पर संपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, और ये दूसरा कंबाइटन कटाई मशीन ट्रैक्टर के क्रय के लिए, ये नहीं है। फार्म परिवार के उपभोग आवश्यकताओं के लिए, ये सही है। और है फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, परिवार के घर निर्माण के लिए तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था कब, तो वो किया गया था 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समयानुकूल साख प्रबंधन प्राप्त करती है, तो यह हो गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन हो गया बी। तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी 1998-99 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा, पहले आई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना, फिर नाबार्ड, फिर आपका स्वयं सहायता समूह बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन हो गया ए। तो यहाँ पर देख लीजिए डेट। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, स्वयं सहायता समूह की 1992-93 में, किसान क्रेडिट कार्ड की 1998 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975 में। और सरकार ने नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है ऋण भुगतान में माफी की। और भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण के कोष की स्थापना का निर्णय लिया कॉफी और चाय उत्पादकता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो वह है आलू। भारत में गौड़ खनिज प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। गौड़ खनिज के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, किंतु गौड़ खनिजों को प्रदान करने के संबंधित नियमों के बनाने में बारह शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो ये तीसरा है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आप यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिए। तो ये खत्म होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका उद्योग क्षेत्र, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।